हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। जो हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन वो पढ़ने प्लेन मिरर से और दूसरा स्फेरिकल मिरर से। मतलब सरफेस से। देखो हमने मिरर के बारे में पढ़ा था कि मिरर में क्या करते हैं हम कि एक सरफेस तो क्या होती है रिफ्लेक्शन, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मिरर का ये था सिंबल, ठीक है, और ऐसे हम करते हैं तो ये सरफेस कैसा था, पॉलिश्ड, मतलब इस साइड से नहीं होगा रिफ्लेक्शन, और ये जो सरफेस था रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। और मिरर बनाने की प्रोसेस भी हमने देखी थी कैसे बनती मिरर। तो ये होता है रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड। अब ये सरफेस देखो इसमें बिल्कुल प्लेन है, और ये सरफेस प्लेन भी हो सकती है, और ये सरफेस ऐसे स्फेरिकल भी हो सकती है या कर्व्ड शेप में भी हो सकती है। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक तो प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेसेस। तो प्लेन सरफेसेस का तो हमारे सिलेबस में है नहीं, वैसे पहले था लेकिन सीबीएसई ने हटा दिया उसको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। बेसिक रूल इसमें हमें याद रखना है, जो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो यूज होंगे इसमें। तो प्लेन सरफेसेस देखो कैसे, सॉरी इसमें स्फेरिकल सरफेसेस कैसे होते हैं कि जैसे हमने एक ये स्फीयर लिया, ठीक है, ये स्फीयर है, जैसे फुटबॉल होगी, ठीक है। फुटबॉल क्या होते हैं, उसकी स्फेरिकल शेप होती है। अब इसके अंदर देखो दो तरीके से, जैसे हमने एक कांच का वो लिया, कांच की बॉल ली, ठीक है, जैसे फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल होता है स्फेरिकल से, ऐसे हमने कांच का वो लिया स्फीयर, और उस कांच के स्फीयर को बाहर से तो कर दिया पॉलिश्ड, मतलब बाहर उसके हमने कर दिया पेंट कर दिया, ठीक है, सिल्वर की पेंटिंग कर दी। तो इसका मतलब क्या होगा कि बाहर से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, अंदर से ही होगा, ठीक है। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि एक स्फीयर है, उसमें अंदर से तो हमने क्या कर दिया, अंदर से कर दिया उसमें पॉलिश्ड। तो एक में तो बाहर से किया पॉलिश्ड और एक में अंदर से पॉलिश्ड किया, ठीक है। अब इसका ये हिस्सा हमने काट दिया, ये हिस्सा इतना काट दिया, और इसका भी ये हिस्सा काट दिया। तो ये हिस्सा तो इसमें ये बचा है ऐसे, जब हम इस हिस्से को काटेंगे तो ये हिस्सा ऐसे बचेगा, ये अंदर की तरफ ये। तो इस मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और इसको कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। ये है कॉनकेव मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को कैसे हम पहचानते हैं, या इसकी जैसे हमने लिखनी है डेफिनेशन तो कैसे लिखेंगे। तो देखो ये दोनों किस में से हमने काटे हैं, एक स्फीयर में से काटे हैं। इसको हमने उस स्फीयर में से काटा है जिसका अंदर का पार्ट क्या था, रिफ्लेक्टिव, और बाहर का पार्ट क्या था, पॉलिश्ड। इसमें इसको हमने जिसमें से काटा है वो क्या है, अंदर का पार्ट पॉलिश्ड और बाहर का रिफ्लेक्टिंग। जैसे ये तो ऐसे बना, ठीक है, जैसे उसको साइड से देखेंगे, देखो वैसे तो वो स्फीयर है, उसको जब हमने काटा तो ऐसा वो बनेगा, सामने से देखेंगे तो ऐसा बनेगा। जैसे कप प्लेट होती है चाय की, ठीक है, तो उसकी जो प्लेट होती है ऐसे है, तो वो हमने ले ली इसमें। तो उसमें यहाँ पे कौन के मिरर है, उसकी डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, कौन के मिरर तो क्या है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर का अंदर का पार्ट कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, और बाहर का पार्ट क्या है, पॉलिश्ड। तो इसमें क्या, इसमें लिख लेंगे हम, इट इज द पार्ट ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है whose इनर पार्ट, मतलब इसका इनर पार्ट तो क्या है, रिफ्लेक्टिंग, इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड। आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश्ड, ठीक है। वैसे तो जैसे इसमें पहचानते तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इनर पार्ट है कौन सा आउटर पार्ट है। तो इसमें स्फीयर बनाया हमने पहले, उसका अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग था, बाहर का पॉलिश्ड था, उसमें से हमने ऐसे काट दिया तो ये ऐसे बनाइए। तो इसका जैसे अंदर का पार्ट तो क्या कर रखा है, वो है रिफ्लेक्टिंग, और बाहर से जैसे पेंटिंग कर रखी है, पेंट कर रखा है, तो बाहर से क्या हो गया, पॉलिश्ड हो गया। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ये भी किसका पार्ट है, ये स्फेरिकल का है, ये भी इट इज द पार्ट ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, ये उसका पार्ट है,
part of that spherical mirror whose, इसमें इनर पार्ट कैसा है, whose inner part is polished, अंदर का पार्ट कैसा polished है, inner part is polished and outer part is reflective या reflecting। इसको कहेंगे हम कॉनकेव मिरर, इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा इसकी डेफिनेशन देखो, ये तो था जैसे हम उसमें ऑप्टिकली देख रहे कौन सा पॉलिश्ड है कौन, अगर ऑप्टिकल नहीं देखे तो हम उसको कैसे देखेंगे, तो देखो उसमें क्या है कि जैसे हमें खड़े किस साइड होना है, हमें जैसे शीशे के सामने होते खड़े, मिरर के सामने होते, तो हम कौन साइड खड़े होते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड खड़े होते हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्टिंग साइड खड़े हो गए, जैसे इस साइड कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ हो गए खड़े। तो यहाँ से जब हम देख रहे तो हम देख रहे इस ये बीच में से क्या निकल रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। और इसके जो एंड है वो क्या है, वो अंदर की तरफ है। देखो ऐसे प्लेन है, तो मान लो ये साइड है पॉलिश्ड है, सॉरी इसमें अंदर की साइड है पॉलिश्ड, तो ऐसे बन रहा है। तो इस साइड खड़े होंगे तो इस साइड देख रहे हैं, तो इसका सेंटर तो क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। और ये एंड क्या है, वो अंदर की तरफ है ये। तो ऐसे फिजिकली हम उसको पहचान सकते हैं। इसमें देखो फिर से हम कौन साइड खड़े होंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड खड़े होंगे, तो रिफ्लेक्टिंग साइड यहाँ होगी खड़े हम। तो इसमें देखो सेंटर से तो क्या है, सेंटर से तो अंदर की तरफ है, ठीक है। और ये इसका एंड है वो क्या है, वो बाहर की तरफ है। देखो ऐसे, ये पहले बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव हमने लिया ये, ठीक है। तो कॉनकेव में ये बाहर की तरफ तो क्या होगा पॉलिश, तो इस साइड तो हमें होना नहीं खड़ा, क्योंकि हम कौन साइड खड़े होते हैं, रिफ्लेक्टिंग, तो यहाँ पे हम खड़े हो रिफ्लेक्टिंग साइड। तो रिफ्लेक्टिंग साइड जब खड़े होंगे तो कैसा इसमें हमें कैसा लगे कि इसका सेंटर, इसका जो मिड पॉइंट है वो तो कौन साइड जा रहा है, वो तो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये एंड क्या है, ये बाहर की तरफ है। देखो ऐसे होता है बिल्कुल प्लेन, तो हम यहाँ खड़े होते, तो इसका हर पार्ट क्या है, हर पार्ट मतलब कोई भी अंदर की तरफ नहीं जा रहा, प्लेन है बिल्कुल। लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो अंदर ये पार्ट है, इसका सेंटर ये तो कौन साइड चला गया, पीछे चला गया, और ये एंड कहाँ आ गया, बाहर की साइड आ गया। कॉन्वेक्स में क्या है, तो ये हमने कॉन्वेक्स बनाया, इसमें इस साइड तो क्या है पॉलिश्ड है, इस साइड क्या है रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ खड़े होंगे तो देखो हमें क्या लग रहा है, सेंटर तो इसका कौन साइड आ रहा है, सेंटर तो हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये एंड क्या वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे भी इसको हम वो कर सकते हैं डिफाइन, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसमें कुछ टर्म है, तो पहले हम इसकी टर्म पढ़ेंगे कॉनकेव की अलग से और कॉन्वेक्स की अलग से, क्योंकि वो टर्म इसमें रिफ्लेक्शन जब हम इनका पढ़ेंगे इनके कारण तो वो यूज होती है, ठीक है। तो सम टर्म्स ऑफ, पहले पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कुछ टर्म ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, सेम डेफिनेशन होगी। तो पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक ही होगा दोनों का, ठीक, मतलब डेफिनेशन एक होगी, एक वैसे नहीं होगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये मिरर हमने ये जिस स्फीयर में से काटा है तो उसका ये होगा सेंटर, ठीक है। तो ये इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखो, इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ, ये किसका है सेंटर, सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ विच, जिसका ये पार्ट था, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द कॉनकेव मिरर इज ए पार्ट, ऑफ विच द कॉनकेव मिरर इज ए पार्ट, जिसका ये पार्ट था, ये उसका जो होगा सेंटर वो इसका सेंटर होगा। जैसे ये हमने लिया, ठीक है, तो इसका सेंटर 5 सेंटीमीटर दूर है, तो हम यहाँ से इससे कितनी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दूसरा उसके बाद है पोल। तो पोल क्या होता है, देखो पोल ये होगा इसका, जैसे ये है मिरर, तो ये मिरर हमने रखा है, जैसे प्लेट है चाय की प्लेट, तो उस चाय की प्लेट में बिल्कुल बीच में, बीच का जो पार्ट है, ये बीच का पार्ट, ये पोल है, ठीक है। यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग है उसकी सरफेस, हम बात करें इसकी, तो ये रिफ्लेक्टिंग है सरफेस, ये ऐसे है, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम, पोल ऑफ द मिरर। तो पोल में क्या हो जाएगा, द मिड पॉइंट ऑफ, या इसमें देखो ये मान सकते हैं कि जैसे ये है प्लेट है, तो उसमें हम जैसे हमने कांच की ओर रख दी, गोल्ड रख दी, तो कांच की गोल्ड ऐसे वो ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ठीक है। उसको कहीं भी रख दो तो वो ऐसे घूमती घूमती फिर वो बिल्कुल बीच में
जो इसका बीच है वहां रुकेगी, ठीक है। तो वो जो बीच है इसका मिड पॉइंट, उसी क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, जो मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, बिल्कुल बीच में होगा। जैसे प्लेट के बारे में बताया कि उसमें बीच में रुकेगी, तो जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, जैसे ऐसे वो बन रहा है स्फीयर, वो ऐसे एक कटोरी बन रही है, तो उस कटोरी में जो बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है, वो हो गया इसका मिड पॉइंट पोल हो गया। तो ये हो गया उसका पोल, यहाँ होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कैसे, उसका साइड व्यू शो कर रहे हैं। इसका भी साइड व्यू है, तो साइड से देखना, क्योंकि देखो इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो उसमें हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते बोर्ड को। जैसे फ्रंट व्यू हमने बना दिया, ऐसे बना दिया बोर्ड पे, ठीक है। तो बोर्ड पे इसको हम शो नहीं कर पाते कि ये पार्ट बाहर निकल रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बाहर निकलेगा तो उसके लिए इतना सरफेस चाहिए। अब बोर्ड तो बिल्कुल प्लेन हो गया, बोर्ड पे जैसे हमने ये बनाया, जैसे इसको देखेंगे, ये है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनेगा। अब इसमें पता नहीं चलेगा कि ये पार्ट इसका अंदर का, ये इसका सेंटर बाहर की तरफ निकल रहा है या अंदर की तरफ है, क्योंकि देखो इसमें ये है साइड व्यू। इसको इस साइड से जब देखोगे तो अब तो जैसे तुम देख रहे हो इसको यहाँ पे, ठीक है, 3D में देख रहे हो, तो तुम्हें ये लग रहा है पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन बोर्ड पे इस चीज़ को जब हम इस चीज़ को शो करेंगे तो सर्कल ही बनेगा वो, तो उस सर्कल पे उसमें नहीं पता चलेगा सेंटर, ये इसका मिड पॉइंट बाहर की तरफ निकल रहा है, अंदर की तरफ। तो इसलिए हम इसका साइड व्यू यूज करते हैं। तो ये साइड व्यू इसका हो गया, तो पोल हमने किया इसमें डिफाइन। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो इसकी रेडियस ये होगी या ये होगी या ये होगी, ऐसे रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या है, ये उसी स्फेरिकल मिरर की वो है रेडियस जिसका ये पार्ट था, जिसका ये पार्ट है या था, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम, नोट करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ, it is the radius of that spherical mirror, it is the radius of that spherical mirror of which concave mirror is a part, of which concave में ये होगी इस साइड, ठीक है। सेम डेफिनेशन होगी दोनों में, तो ये होगी रेडियस ऐसे, of which the concave mirror is a part, मतलब उसकी रेडियस, उस स्फेरिकल मिरर की रेडियस जिसका ये पार्ट है, ठीक है। तो इसी का ही तो ये पार्ट है, तो इसका पार्ट है, तो इसकी जो रेडियस होगी वही इसकी होगी। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसकी क्या होगी, ये रेडियस होगी, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, देखो कर्वेचर ये होता है कि जैसे एक तो हमने जैसे बड़े स्फीयर में से काटा तो ऐसे बनेगा, छोटे में से जब काटेंगे तो ये ऐसे बनेगा। देखो जैसे बड़े स्फीयर में से काटा, तो अब छोटे में से काटते हैं ऐसे, तो ये ऐसे बनता है इसका, ठीक है, ये इतना बनता है ये, तो इसको कहेंगे हम मोर कर्वेचर। जैसे ये ऐसे बन रहा है तो ये लेस कर्वेचर, ठीक है, फिर ये मोर कर्वेचर, और फिर ये मोस्ट कर्वेचर, ठीक है। ये सब ज्यादा कर्वेचर बना, ठीक। कर्वेचर मतलब कि कितना वो मुड़ी, जैसे प्लेन है बिल्कुल, ठीक है, तो कर्वेचर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। कर्वेचर का मतलब वो कितनी मुड़ी हुई है वो, तो कर्वेचर कुछ भी नहीं है। फिर ये कर्वेचर और ज्यादा, फिर ये और ज्यादा, फिर ये और ज्यादा, तो ऐसे कर्वेचर क्या होगा, ठीक है। तो कर्वेचर जिसमें ज्यादा होगा उसकी रेडियस क्या मिलेगी, जैसे कर्वेचर इसका ज्यादा है तो इसकी रेडियस कम मिलेगी। जैसे इससे हमने ये कंप्लीट किया स्फीयर, तो इसकी इतनी है रेडियस, इससे करेंगे तो इसकी रेडियस होगी इतनी, और इससे करेंगे तो इसकी और भी होगी ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन उसमें लिखा हमने, इफ कर्वेचर इज मोर, तो उसमें ये और नोट कर लेना, if curvature is more then radius is less, if curvature is more then radius is less, curvature is more then radius is less, ठीक है। और उसके बाद if curvature is less, देखो लेस कर्वेचर है ये, तो ये यहाँ पे लेस कर्वेचर, और ये मोर कर्वेचर, तो यहाँ लिखेंगे लेस कर्वेचर मोर रेडियस, और मोर कर्वेचर लेस रेडियस, ठीक है। तो लिख देंगे इफ कर्वेचर इज लेस देन रेडियस इज मोर, एंड इफ कर्वेचर इज मोर देन रेडियस इज लेस, ठीक है। तो ये हो गया
रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखो इसके एक्सिस क्या होता है, एक्सिस जैसे फुटबॉल है तो उसके बीचों बीच एक लाइन पास कर दो तो वो फुटबॉल उस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। ऐसे एक्सिस पास कर दो तो ऐसे वो घूम सकती है। जैसे हमने ये ऐसे उसमें से जैसे एक वो ली रोड ली और उसको पार कर दिया, तो उस रोड को हमने पकड़ा और फुटबॉल को ऐसे ऐसे घुमाया तो ऐसे घूम जाएगी। ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे पार कर दिया उस रोड को तो वो ऐसे 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 घूम जाएगी। तो ये सब उसके एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एक्सिस हो सकते हैं, ये भी एक्सिस हो सकता है, ये भी एक्सिस हो सकता है, ये भी, तो इसमें इनफाइनाइट है एक्सिस। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है कि वो एक्सिस जो पोल से पास, जैसे ये इसका पोल है और ये क्या है इसका सेंटर, तो पोल से और सेंटर से पास जो हो रहा है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन इसमें मिला रही है वो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वैसे तो एक्सिस काफी है, फुटबॉल ही तो एक्सिस उसकी काफी, ऐसे भी वो घूम सकती है, ठीक है, ऐसे भी वो घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, मतलब हर तरफ वो घूम सकते हैं, उसके काफी सारे एक्सिस हो सकते हैं फुटबॉल के, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा वो लेना एक्सिस कि वो एक्सिस जो इसके पोल से और सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये इसका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरी लाइन, ठीक है। अब ये एक्सिस इसके दोनों साइड होगा और ये इनफाइनाइट तक होगा, मतलब कहीं तक भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमने जैसे मिरर बनाया तो ये जो लाइन है इसके पोल और सेंटर से पास हो रही है उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे एक्सिस बोलते तो एक्सिस तो इसमें इनफाइनाइट है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही तो कौन सा होगा, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें लिख लो प्रिंसिपल एक्सिस में द लाइन ज्वाइनिंग द principal axis, principal axis is the line joining the pole and center of curvature, line joining the pole and center of curvature is called principal axis। तो ये हो गया principal axis। उसके बाद अगला आता है अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अपर्चर। अपर्चर देखो क्या होता है, हमने इतना काटा है इसको, जैसे इसको इतना काटा है, ये है कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमने इतना काटा है ये ऐसे, तो इतना कर्वेचर। अगर हम इतना काटते तो सिर्फ इतना ही आता, इतना काटते तो इतना बड़ा इसमें होता पार्ट, मतलब इतने बड़े पार्ट से होता रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। जैसे इसमें इतना काटते तो इतने बड़े पार्ट में से होगी रिफ्लेक्टिंग, छोटा काटते तो छोटे पार्ट में से होती रिफ्लेक्टिंग। तो ये जो साइज है मिरर का, जैसे हम उसमें देखो ऐसे काट रहे, इसमें से इतना काट देते हम बीचों बीच, तो इतने मतलब इतने सरफेस से उसमें होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन बिल्कुल अगर छोटा काटते तो सिर्फ इतने से में होता है रिफ्लेक्शन। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, मतलब ये जैसे यहाँ पे छोटा काटते तो साइज हम बोलते हैं मिरर का छोटा है, और इतना बड़ा काट देते तो ये इतना बड़ा साइज है। तो साइज ऑफ जो मिरर होता है उसी को बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। तो अपर्चर में लिखो द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये आगे ये हो गया अपर्चर, ठीक है। तो ये जो हमने लिखी 500 चीज लिखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर, ये उसमें भी सेम रहेगी, सेम डेफिनेशन, कॉन्वेक्स में भी सेम लिख लेना, ठीक है। अब आता है इसमें प्रिंसिपल फोकस। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, ये हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव के लिए। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस ये है, जैसे हमने ये लिया मिरर ये, ठीक है, ये कॉनकेव की हम बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव के लिए इसको हटा देते, कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव किसमें से हमने लिया था, ये था एक स्फीयर था जिसका अंदर का पार्ट तो कैसा था पॉलिश्ड, और ये बाहर का कैसा था रिफ्लेक्टिंग। तो उसका ये क्या है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो बीचों बीच पास हो रही, जो पोल से और सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इतना हमने काटा तो ये इसका क्या है अपर्चर है, ये साइज, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है कि हमने ये जो काटा ये इसको ऐसे रख दिया, ये तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया इसका। अब हमने पैरेलल रे इसके ऊपर भेजी, पैरेलल रे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये पैरेलल रे ऐसे, ये ऐसे पैरेलल रे। तो ये पैरेलल रे जब रिफ्लेक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट से पास होगी ऐसे,
सिंगल पॉइंट से। अब जिस पॉइंट से पास हो रही उसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से करते हैं डिनोट। यानी कि जब देखो अब इसमें ये पैरेलल आ रही थी रे, ये पैरेलल रे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, पैरेलल थी, और इस मिरर ने सबको क्या कर दिया, सबको एक एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर दिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करना। जैसे ऐसे आ रही थी पैरेलल और वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट के ऊपर हो गई इकट्ठी, एक पॉइंट से पास हो रही हो, तो इसको कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो इसमें भी रिफ्लेक्शन का रूल हो रहा है यूज, कैसे, इसमें हम एक रे लेते हैं। देखो रिफ्लेक्शन का जो रूल था, ये पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर से जो लाइन पास होती है वो क्या होती है, रेडियस, ठीक है, डायमीटर। तो जो रेडियस और डायमीटर होती है वो इस सरफेस के ऊपर ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि जो रेडियस है वो ऑलवेज क्या होती है, सर्कल के ऊपर या स्फीयर के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये रे आ रही है ऐसे, हम ये ले रहे हैं फोर्थ नंबर रे, तो फोर्थ नंबर रे ऐसे आई, ये फोर्थ नंबर रे ऐसे, तो ये रे ऐसे आई। तो अब देखो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लगाएंगे यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जैसे ये तो आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या है, कौन सी होती है, जो रिफ्लेक्शन से पहले इंसिडेंट करती है, उसके ये आई इंसिडेंट रे। अब ये एंगल आई बना तो उतना ही क्या बनेगा, आर बनेगा, तो उतना इसमें एंगल आर बनेगा, तो ये यहाँ से पास होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। अब रे नंबर 1 है, इसके लिए लेंगे तो ये रे नंबर 1 है जैसे। तो अब इसमें भी सेंटर से जो लाइन पास होगी उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑलवेज सरफेस के ऊपर क्या होता है, पर मतलब ये ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर बनाता है, ये परपेंडिकुलर। तो ये रह गई इंसिडेंट रे, तो ये एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उतना ही क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर। तो उस रूल के कारण ये सारी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। फोकस है लेकिन ये कौन से किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसलिए क्या बोल देते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, लिखो प्रिंसिपल फोकस में, when the parallel rays meets at a single point, ठीक है, कन्वर्ज लिखना, मीट्स नहीं, when the parallel rays converge to a single point after reflection, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद हो रहा है। जैसे ये टकराई, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास हो रही, तो उस पॉइंट क्या कहेंगे, कन्वर्ज एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, तो उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये बन गया प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस के बाद इसमें आता है फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ को हम करते हैं स्मॉल एफ से डिनोट। तो फोकल लेंथ क्या होगी, पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस, तो इस तक की जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे फोकल लेंथ। तो इसमें कहेंगे द लाइन ज्वाइनिंग या द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया फोकल लेंथ। तो ये कुछ टर्म है जो इसमें यूज होगी। तो पहले क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फीयर में से इसको हमने काटा है कॉन्वेक्स मिरर को, उसका जो सेंटर वो इसका क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, ये यहाँ पे कितना कर्वेचर है, 0, फिर ये और बढ़ गया कर्वेचर, और बढ़ गया। तो जितना कर्वेचर बढ़ता जाएगा उतने ही उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट हो गया। जैसे हमने ये मिरर लिया तो उसमें हमने कांच की गोल रख दिया, तो कांच की गोल जहाँ पे आके रुकती है वो उसका मिड पॉइंट है, उसको पोल कहेंगे। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो इसकी रेडियस है ये स्फीयर की, वही, ठीक है, इसकी रेडियस है उसी कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसी का ये पार्ट था ये। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, काफी सारे एक्सिस होते हैं, लेकिन कौन सा एक्सिस लेना हमें, जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हैं। अपर्चर क्या है, साइज,
जितना जितना इसमें छोटा काटेंगे मिरर, जैसे इतना ही हमने काटा, ये इतना, तो सिर्फ इतना ही ये बना मिरर, तो ये साइज छोटा हो गया, इसमें साइज इतना हो गया, तो ये अपर्चर होता है, साइज ऑफ द मिरर का अपर्चर। और प्रिंसिपल फोकस की पैरेलल रे जब रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो उस पॉइंट क्या है प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस। अब इसमें देखो सारे सारे पॉइंट अगर हम बनाए तो कैसे क्या बनेंगे इसके। अब हमने इसकी सारी सारी टर्म पढ़ ली कॉनकेव की, तो कॉनकेव में ये हो जाएंगे। देखो ये तो हमने इसको काटा था, तो ये बना ऐसे, इसमें बाहर की सरफेस कैसी है पॉलिश्ड और अंदर कैसी रिफ्लेक्टिंग। तो ये इसका मिड पॉइंट है पोल, और ये इसका हो गया सेंटर। सेंटर से पोल तक की जो है डिस्टेंस उसको क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो है डिस्टेंस उसको कहेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, फोकस आएगा, ये इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो पोल भी हो गया, फोकस भी हो गया, सेंटर, और ये इसका अपर्चर है। 7 चीजें पढ़ी थी हमने। पहला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। दूसरा था इसमें पोल, पोल ये हो गया। तीसरा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा था इसमें अपर्चर, अपर्चर ये हो गया। ठीक है, और पांचवा इसमें था प्रिंसिपल फोकस, तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये पॉइंट। और फिर था फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये होगी। ठीक है, तो इसमें सारी सारी चीजें होगी। और इसमें क्या बच गया, तो अब देखो इसमें ये जो ये इसके अंदर रेडियस होती है, ये ट्वाइस होती है एफ का। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन वो इसमें पढ़ना नहीं है हमें। ठीक है, वो डेरिवेशन इसमें वैसे भी हमें नहीं पढ़ना, हमें इसमें ये याद रखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, या इसका अपोजिट बोल सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ, या द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ फोकल लेंथ निकाल तो कितनी हो जाएगा, r/2। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे ये है, या हमने लिया एक स्फीयर लिया, मिरर लिया स्फीयर, इसकी है रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो इसमें से हमने काटा, तो इसका जो फोकल लेंथ है कितनी आएगी, 15 आएगी। अगर फोकल लेंथ 15 दे रखे तो कितनी हो जाएगी, रेडियस ट्वाइस हो जाएगी। तो ये हमें इसमें याद रखना है। तो ये कुछ टर्म थी जो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो है सम टर्म्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सम टर्म्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जैसे ये भी एक स्फीयर है, उसका पार्ट है, तो ये हमने एक स्फीयर लिया, तो इसमें अंदर का पार्ट क्या होगा, पॉलिश्ड, और इसमें हमने ये मिरर काट दिया इसमें, तो ये इसमें बचा ये। ठीक है, तो इसमें पोल, अब इसमें पहली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेम डेफिनेशन जो उसमें लिखी थी। ठीक है, तो सेम उसमें से कॉपी कर लेना कि इट इज द पार्ट ऑफ दैट, सॉरी, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट, या कॉन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट। क्योंकि इसका जो सेंटर, इसका सेंटर ये है, तो इसका भी यही आएगा सेंटर। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है पोल। पोल क्या होता है, जो उसमें था मिड पॉइंट, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल। कॉन्वेक्स कॉनकेव लिए तो मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव, सॉरी, मिरर या स्फेरिकल मिरर इज पोल। पोल हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी सेम डेफिनेशन उसमें से नोट कर लेना, तो उसमें लिखी थी। ठीक है, ये रेडियस है किसकी, उस स्फेरिकल मिरर की, ये होगी इसकी रेडियस, तो ये है इसकी रेडियस। ठीक है, तो इसी क्या हो जाएगी, इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर ऑफ विच दिस मिरर इज ए पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की भी सेम डेफिनेशन जो उसमें लिखी थी, क्योंकि कॉमन है ये। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, दोनों साइड होती है। ठीक है, हमारी जितनी जरूरत होगी उतनी इसमें बना लेंगे। इस साइड भी दूर तक होती है, इस साइड भी दूर तक होती है, ऐसे। तो जितनी हमें चाहिए उतनी इसमें ये बना लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अपर्चर।
अपर्चर वही साइज, जैसे इसका इतना है अपर्चर, अपर्चर हो गया साइज ऑफ मिरर। तो 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद 6th है प्रिंसिपल फोकस। ये हमें इसमें पढ़ना है क्योंकि इसकी जो है डेफिनेशन वो अलग होगी। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस है इसका कॉन्केव। अब हमें जैसे कौन साइड खड़ा होना है, पॉलिश साइड की तरफ नहीं होना, रिफ्लेक्टिंग, तो हमें इस साइड खड़ा होना। तो इस साइड से पैरेलल रे आई है, सही है, इस साइड से पैरेलल रे आई है, तो ये पैरेलल रे। अब जैसे ये यहाँ पे जैसे सेंटर से जो होती है लाइन पास, उसको क्या कहते हैं हम, नॉर्मल, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या होगी, ये पूरी पूरी नॉर्मल होगी। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये रे ऐसे टकराई, उसके बाद ये रे ऐसे चलेगी, क्योंकि जितना आई बनेगा उतना ही क्या बनेगा, आर बनेगा। ऐसे ये रे है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका, ये पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल हो गया, सॉरी, क्योंकि सेंटर जो लाइन पास होती है वो ऑलवेज क्या होती है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो ये रे ऐसा ही, तो ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बने उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये क्या बनेगा, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी ये ऐसे, तो ये इसमें क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे ऐसे चलेगी, ये रे ऐसे चलेगी, ये कहीं मिलेगी, देखो ऐसे आ रही थी और ये ऐसे आ रही, तो इसने उसको क्या कर दिया, पैरेलल को ऐसे फैला दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर है उसको क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो पैरेलल रे को क्या करता है, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा, और ये क्या कर रहा है, उनको ये फैला रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जिंग। अब इसको जैसे ऐसे एक्सटेंड हम करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे एक्सटेंड, तो ये इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी, तो इस पॉइंट क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो इसके लिए प्रिंसिपल फोकस की क्या होगी डेफिनेशन, कि पैरेलल रे गई ऐसे, ठीक, और रिफ्लेक्शन के बाद वो रे है वो सारी इस पॉइंट से आती दिखे, क्योंकि हमारी आईज वो क्या करती, बैक ट्रैक करती, जैसे आईज के अंदर ये रे आई तो आईज उसको देखेगी ये कौन से पॉइंट से आ रही, तो उसको लगेगी इस पॉइंट से आ रही है, इस साइड देखें तो उसको लगेगी इस पॉइंट से आ रही है, और ये पॉइंट कौन सा, फोकस। उसमें तो क्या था, इकट्ठी होती थी, इसमें हमें ऐसा दिखता है, अपीयर होता है, उसमें तो एक्चुअल में मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो वहां से पास होती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारी आईज को ऐसा लगेगा कि ये रे इस पॉइंट से आ रही है, ये भी इस पॉइंट से आ रही है, तो इस पॉइंट क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखो प्रिंसिपल फोकस में, when parallel rays strikes to convex mirror, when parallel rays strikes to convex mirror, parallel rays strikes to convex mirror, then after reflection they will appear to come from, after reflection they will appear to come from a point, they will appear to come from a point, they will appear to come from a point which is called principal focus। appear to का मतलब ऐसा लगता है, ठीक है। अब इसमें जो लिखा ना, when the ray पैरेलल रे है, तो ये लिखना पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इसमें ओवरराइड करना है, क्योंकि पैरेलल तो देखो ऐसे भी आ सकती है, ये रे ऐसे है, ये है जैसे मिरर, तो ऐसे भी अगर आएगी तो भी वो क्या है, पैरेलल ही, लेकिन हमें पैरेलल किसके लेनी, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो लिखा था when the parallel rays to principal axis, ये करना when the parallel rays to principal axis, और पीछे वाले में भी यही करना जो उसमें लिखा था, ठीक है, कन्वर्जिंग के लिखा था उसमें भी यही करना, when the parallel rays to principal axis के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये तभी इससे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, ठीक, अदरवाइज क्या होगा, फोकस तो बनेगा लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा पॉइंट। जैसे ये रे आई ऐसे, ठीक है, जैसे कॉनकेव है तो कॉनकेव में हमने ये बनाया ऐसे, तो ये रे ऐसे आई, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, तो ये उसके बाद ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी, ये यहाँ से पास हो रही है, ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस है ये पॉइंट। तो अब ये फोकस तो है एक पॉइंट पे पूरी फोकस, लेकिन वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, इसलिए उसको प्रिंसिपल फोकस नहीं कहेंगे, ओनली फोकस कहेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना, उसमें भी ये नोट करना व्हेन द पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ के लिए वही डेफिनेशन,
जो उसमें लिखे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये है फोकल लेंथ, यहाँ से आता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, सेम डेफिनेशन। और उसमें भी यही लिखना r इज इक्वल टू एफ, इसमें भी r किसके इक्वल होता है 2f, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो इसमें अगर हम इसकी सारी चीजें जब बनाएंगे तो ऐसे इसमें बनेगी, देखो। और एक चीज और, ये डायग्राम जितने बना रहे हैं ये सारे हमें स्केल का यूज करके बनाना है, ठीक है। जैसे कर्वेचर जब बनाओ तो कर्वेचर के लिए जैसे कंपास लिया, ठीक है, कंपास से हमने ऐसे खींच दिया, ऐसे कंपास की हेल्प से ऐसे खींच दिया, ये हम बना रहे हैं, हाँ ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए। तो हमने कंपास लिया, कंपास को ऐसे खोला और उसमें ऐसे खींच दिया, ये तो ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो पहले लेंगे कंपास, उसके बाद कॉन्वेक्स की बात करें तो इसका मतलब अंदर का पार्ट क्या कर देंगे, उसका ये पॉलिश कर देंगे। अब ये इसका मिड पॉइंट उसको कहेंगे पोल, ठीक है। उसके बाद फोकस, इसका सेंटर कौन साइड आएगा, क्योंकि इसी साइड तो सेंटर आएगा, ये स्फीयर ऐसे ही बन रहा है, तो ये हो गया सेंटर, और ये लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइन भी ये स्केल की हेल्प से खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, इसका आधा, क्योंकि ये r है तो ये इसका हाफ हो गया, तो ये हो गया स्मॉल एफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये इसमें ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें जितने भी डायग्राम बनाओ तो पेंसिल भी अगर यूज नहीं करते तो पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन ये जैसे बनाते हो कंपास की हेल्प से बनाना, और जो भी लाइन खींचते हो वो लाइन स्केल का यूज करके, क्योंकि देखो कंपास से जब हम खींचेंगे तो ये ऐसे बन रहा है, तो उससे हम क्या पता चले कि कहाँ पे कंपास रखा, तो उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया वो, क्योंकि कंपास से हमने ऐसे खींच, तो कंपास को पूरा अगर घुमा ले तो क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है, ठीक। और उसी स्फीयर का ही पार्ट है। तो ये कुछ टर्म थी जो हमने पढ़ी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जब हम वो पढ़ेंगे या रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कारण, तो वो टर्म यूज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इसके कारण, रिफ्लेक्शन कॉनकेव के कारण और फिर कॉन्वेक्स के कारण। और ये चीज़ और ध्यान रखनी, कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स को उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ओके, थैंक यू।